हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंसाइनमेंट चैप्टर का पार्ट 2 जो कि कमीशन होगा। हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी बेसिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखा था कि कंसाइनर के बुक्स में कैसे कंसाइनमेंट अकाउंट बनता है, कैसे कंसाइनी अकाउंट बनता है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आज की क्लास में हम लोग कमीशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि सर कंसाइनमेंट में कमीशंस कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं और उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सी, सबसे पहले कमीशन होता क्या है। सर, एक पर्सन है जिसका नाम क्या है, कंसाइनर। कंसाइनर गुड सेंड करता है किसको, एजेंट को। और एजेंट कौन है, कंसाइनी। सर तो कंसाइनी यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। हाँ बच्चा, कंसाइनी कंसाइनर से गुड्स लेगा, उसको सेल कर देगा, पैसा कलेक्ट करेगा और फिर कंसाइनर को वापस कर देगा। तो कंसाइनी जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कंसाइनर को, उसके बदले कंसाइनर रेमुनरेशन देता है किसको, कंसाइनी को। एंड दैट रेमुनरेशन इज कॉल्ड कमीशन। रेमुनरेशन पेड बाय कंसाइनर टू कंसाइनी अगेंस्ट सर्विसेज और फॉर सर्विसेज इज कॉल्ड कमीशन। सिंपल सा बात है सर, कमीशन तो हम देते हैं। इसका मतलब सर ये कमीशन कंसाइनर के लिए क्या होगा, एक्सपेंस, और ये कंसाइनी के लिए क्या होगा, इनकम। इतना तो हमें पता है, एक के लिए खर्च एक के लिए इनकम। तो सर इसका जर्नल एंट्रीज क्या होगा कंसाइनर के बुक्स में। अगर मैं सिंपल सिंपल बोलूं, बच्चा ये कंसाइनमेंट से रिलेटेड खर्च है तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, ये कमीशन का पैसा देना किसको है, कंसाइनी अकाउंट। सर इट मींस एक्सपेंस इंक्रीजेस, लायबिलिटी इंक्रीजेस। सर कमीशन का खर्च बढ़ जाएगा और एट द सेम टाइम लायबिलिटी पेबल इंक्रीजेस। और अगर यही मैं कमीशन इनकम रिकॉर्ड करूं कंसाइनी के बुक्स में, तो कंसाइनी क्या एंट्री पास करेगा, भाई पैसा हमें लेना है, किससे लेना है, कंसाइनर से, कंसाइनर अकाउंट डेबिट। और टू, कमीशन इनकम अकाउंट, कमीशन इनकम अकाउंट। सर इनकम इंक्रीजेस और रिसीवेबल्स इंक्रीजेस, दैट मींस एसेट इंक्रीज। तो ये तो बेसिक बातें थी कमीशन से रिलेटेड कि कमीशन क्या होता है। सर एक का खर्च दूसरे का इनकम होता है। तो ये तो हमने रिकॉर्डिंग की बात करी। अब कमीशन कितने टाइप्स का हो सकता है। तो बच्चा कंसाइनमेंट में हमारे पास कमीशन 3 टाइप्स का हो सकता है। कौन कौन सा, ऑर्डिनरी कमीशन जिसको हम लोग जनरल कमीशन भी कहते हैं, एक कमीशन होता है आपका डेल क्रेडर कमीशन, और एक आपका ओवर राइडिंग कमीशन होता है। देखो नाम से ही पता चल रहा है सर, पहला वाला तो ऑर्डिनरी कमीशन, ये तो आपको देना ही पड़ेगा, एजेंट को आपको कमीशन देना ही पड़ेगा, दैट इज द जनरल नेचर। सर ये दोनों क्या है बच्चा, ये दोनों एडिशनल कमीशन है, ये दोनों स्पेशल कमीशन है, ये दोनों एडिशनल कमीशन। मतलब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के बेसिस पे आप डेलक्रेडर कमीशन और ओवरराइडिंग कमीशन अलाउ करते हैं। ऑर्डिनरी कमीशन, अगर मैं सिंपल बोलूं, इट इज अलाउड ऑन टोटल सेल्स। सर वो कमीशन जो जनरल नेचर का है, जो कंसाइनर को देना ही पड़ेगा, टोटल सेल्स पे दे देते, उसको हम लोग ऑर्डिनरी कमीशन कहते हैं। सर एग्जांपल से बताओ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कंसाइनी ने सेल कर दिया ₹1,00,000 का, ठीक है, इसमें कैश सेल भी है क्रेडिट सेल भी है, और कमीशन जो मिलना है कंसाइनी को, वो मान लीजिए 10% मिलना है। कंसाइनी इज इंटाइटल्ड कमीशन एट द रेट ऑफ 10%, लेट्स से। तो सर कमीशन का अमाउंट कितना हो जाएगा, दैट मींस ऑर्डिनरी कमीशन कितना हो जाएगा बच्चा, 10% ऑफ टोटल सेल्स, दैट मींस 10,000 रुपीज। ये तो सिंपल है सर। ऑर्डिनरी कमीशन में तो कुछ भी नहीं करना, आपको टोटल सेल्स का जितना परसेंटेज फिक्स परसेंटेज करेगा उतना अलाउ कर देना है। बात आती है डेलक्रेडर कमीशन की, समझिएगा। डेलक्रेडर कमीशन क्या है, एक स्पेसिफिक टाइप का कमीशन है, एक एडिशनल कमीशन है जो कि
कंसाइनर अलाउ करता है कंसाइनी को फॉर ट्रांसफरिंग बैड डेट लॉस। सर बैड डेट लॉस को ट्रांसफर करने के लिए इट मींस फॉर ट्रांसफरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग अमाउंट फ्रॉम रिसीवेबल्स, अमाउंट फ्रॉम डेटर्स। मैं सिंपल सा बात बोलूं तो सर क्रेडिट सेल को बढ़ाने के लिए, सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, क्रेडिट सेल्स को इंक्रीज करने के लिए कंसाइनर कंसाइनी को एडिशनल कमीशन दे रहा है और लालच दे रहा है। सर लालच दे रहा है, हाँ लालच इस बात का दे रहा है बच्चा कि उधार तुम सेल करो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंसाइनी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पैसा कलेक्ट करना। अगर बैड डेट का लॉस होता है तो वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे सारा पैसा दे और इसके बदले मैं तुम्हें एक एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा जिसको नाम दिया गया है डेलक्रेटर कमीशन। मतलब सिंपल सा बात, सर कंसाइनर को कोई मतलब नहीं है डेटर से, कंसाइनर को कोई मतलब नहीं है डेटर से। डेटर पैसा दे ना दे, बैड डेट लॉस हो ना हो, भाई हमें सारा पैसा चाहे कैश सेल करो या क्रेडिट सेल करो, हमें सारा पैसा कंसाइनी से लेना है, हमें सारा पैसा कंसाइनी से लेना है। सर हमें बैड डेट डेटर से कोई मतलब नहीं। और इस चीज के लिए हम एक एडिशनल कमीशन दे रहे हैं एंड दैट इज कॉल्ड डेलक्रेटर कमीशन। सर एग्जांपल से समझाओ, ध्यान। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने कहा कि कंसाइनी ने कैश में सेल कर दिया ₹1,00,000 का और कंसाइनी ने क्रेडिट सेल कर दिया ₹20,000 का। तो सर इसका मतलब टोटल सेल्स कितना है? 1,20,000। 1,20,000। अब क्वेश्चन में आपको लिखेगा कि डेलक्रेटर कमीशन आपको देना है, डेलक्रेटर कमीशन अलाउड at the rate of let's say 2%। सर अगर कुछ भी नहीं दिया गया है, अगर कुछ भी नहीं दिया गया है कि 2% किस पे देना है, कैश सेल पे देना है, क्रेडिट सेल पे, तो आपको बच्चा अलाउ करना पड़ेगा, अज्यूम करते हुए अलाउ करना पड़ेगा ऑन टोटल सेल्स। हम ये मान रहे हैं कि डेलक्रेटर कमीशन अलाउ किया जा रहा है टोटल सेल्स। सर डेलक्रेटर कमीशन क्या है? बच्चा बैड डेट के लॉस को ट्रांसफर करने के लिए। कंसाइनर को डेटर से कोई मतलब नहीं है, डेटर का कलेक्शन कंसाइनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बैड डेट लॉस कंसाइनी बियर करेगा। कंसाइनर को सारा पैसा चाहे कैश सेल हो या क्रेडिट सेल हो, वो सारा पैसा किससे लेना है? सर कंसाइनी से लेना है, हमें डेटर से कोई मतलब नहीं। इसके लिए हम एडिशनल कमीशन दे रहे हैं एंड दैट कमीशन इज कॉल्ड डेलक्रेटर कमीशन। सर डेलक्रेटर कमीशन अगर क्वेश्चन में सिर्फ 2% लिखा है एंड क्वेश्चन इज नॉट स्पेसिफाइंग कि क्रेडिट सेल पे है, किस पे है, टोटल सेल पे है, तो आपको अज्यूम करना है कि वो टोटल सेल पे अलाउ किया जा रहा है। सर इसका मतलब 2%, अगर टोटल सेल 1,20,000 का ले, therefore डेलक्रेटर कमीशन is equal to 2% of 1,20,000, that is 2,400। अच्छा सर अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई कर देगा कि क्रेडिट सेल पे लेना, क्रेडिट सेल पे, बच्चा जब क्वेश्चन स्पेसिफाई कर रहा है तुम चुपचाप उसको फॉलो कर लेंगे। इफ डेलक्रेटर कमीशन इज अलाउड 2% ऑफ क्रेडिट सेल्स, तो सर क्रेडिट सेल कितना है? 20,000, 20,000 का 2%, यानी 400 रुपए हम कमीशन, डेलक्रेटर कमीशन अलाउ करेंगे। इट इज अलाउड इन एडिशन टू जनरल कमीशन। सर ये तो मिलेगा ही मिलेगा बच्चा, ये जनरल कमीशन, ऑर्डिनरी कमीशन मिलेगा ही मिलेगा, हम ये एडिशनल कमीशन दे रहे हैं कि भाई बैड डेट का लॉस तुम बियर करोगे। सर इससे क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे भी इफेक्ट आएगा? हाँ सुनना, डेलक्रेटर कमीशन से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे भी इफेक्ट आएगा। मैं आपको दोनों चीज समझा रहा हूं। व्हेन डेलक्रेटर कमीशन इज नॉट अलाउड, सर मान लेते हैं डेलक्रेटर कमीशन अगर अलाउड नहीं हो रहा है तब, एंड व्हेन डेलक्रेटर कमीशन इज अलाउड। चलिए मैं दोनों केस लेके चल रहा हूं, डेलक्रेटर कमीशन अलाउ हो रहा है, नहीं हो रहा है, इससे क्या चेंज आ जाएगा, मेन इंपैक्ट क्या आएगा, मैं वो दिखाना चाह रहा हूं। सर क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स मान लीजिए कंसाइनी ने उधार बेचा है, कंसाइनी ने सर उधार बेचा है, तो बच्चा कंसाइनर, हम किसके बुक्स में बात कर रहे हैं? इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। मैं कंसाइनर के बुक्स में बात कर रहा हूं। जब डेलक्रेटर कमीशन अलाउ नहीं होगा तो क्रेडिट सेल के केस में कंसाइनर क्या एंट्री पास करेगा? कंसाइनर कहेगा डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट।
से सेल रेवेन्यू कहाँ चला जाएगा? कंसाइनमेंट अकाउंट में। तो एंट्री क्या पास करेगा? कंसाइनमेंट डेटर, या फिर डेटर की जगह आप ट्रेड रिसीवेबल भी कह सकते हो। डेटर अकाउंट डेबिट, भाई डेटर से पैसा लेना है। और 2 सेल इनकम बढ़ा है, रेवेन्यू बढ़ा, लेकिन सर ये रेवेन्यू हमने डायरेक्ट सेल नहीं किया, एजेंट के थ्रू। तो एजेंट की जितनी भी बातें हैं, इनकम एक्सपेंस, वो सब कंसाइनमेंट अकाउंट में जाता है। ठीक है सर, ये बात बिल्कुल सही। कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। अगर बैड डेट का लॉस हो जाए, अगर बैड डेट का लॉस हो जाए, मान लो डेटर से कलेक्शन नहीं हुआ, इरिकवरेबल हो गया, सर मान लीजिए 1 लाख का क्रेडिट सेल किया, तो एंट्री क्या पास होगा? डेटर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। अब इसमें 2000 रुपए का बैड डेट्स हो गया, तो बैड डेट्स का एंट्री क्या बनेगा? सर डेटर का पैसा घट जाएगा, बिकॉज इरिकवरेबल एसेट डिक्रीजेस, और ये लॉस कहाँ बुक हो जाएगा? कंसाइनमेंट में। तो सर कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कुछ नहीं, सिंपल है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट। आपका डेटर 2000 से डिक्रीज कर जाएगा, एसेट डिक्रीज कर जाएगा, और सर एसेट घट रहा है तो लॉस होगा क्योंकि इरिकवरेबल है, तो 2000 का आपका लॉस कहां पे रिकॉर्ड हो जाएगा? कंसाइनमेंट अकाउंट। सर ये आपने कब रिकॉर्डिंग किया? व्हेन डेल क्रेडिट कमीशन इज नॉट अलाउड। जब डेल क्रेडिट कमीशन नहीं मिल रहा है तो सर डेटर से कलेक्शन कंसाइनर को करना है, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। और दूसरा बैड डेट का लॉस, बैड डेट का लॉस होगा तो वो कंसाइनर बियर करेगा, कंसाइनर बियर करेगा, भाई डेटर मेरा, लॉस मेरा, मैं बियर करूंगा। लेकिन सर जब डेल क्रेडिट कमीशन अलाउ किया जाएगा तो क्या इफेक्ट आएगा? समझिए सर, डेल क्रेडिट कमीशन अलाउ होगा तो इन द केस ऑफ क्रेडिट सेल हमें डेटर से कोई मतलब नहीं है, अब हमें पैसा किससे लेना है? कंसाइनी से लेना है। भाई डेटर पैसा दे ना दे वो कंसाइनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंसाइनर को तो सारा पैसा किससे कलेक्ट करना है? कंसाइनी से कलेक्ट करना है। हम तुमको एडिशनल कमीशन दे रहे हैं, हम लालच तुमको दे रहे हैं, किस बात का दे रहे हैं? कि भाई बैड डेट्स हो तो वो तुम्हारा लॉस, हमें कोई मतलब नहीं है डेटर से। तो सर उस केस में क्रेडिट सेल का एंट्री क्या बनेगा? पैसा हमें अब किससे लेना होगा? कंसाइनी से। कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। आप इफेक्ट देख लो कि क्या इफेक्ट आ रहा है? कंसाइनमेंट अकाउंट। सर मतलब आप कैश सेल करो या क्रेडिट सेल करो, आप कैश सेल करो या क्रेडिट सेल करो, दोनों पैसा किससे लेना है? कंसाइनी से लेना है, हमें डेटर से कोई लेना देना नहीं। अच्छा सर अगर बैड डेट का लॉस होगा, फिर बच्चा बैड डेट का लॉस होगा तो नो जर्नल एंट्रीज, कोई रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, किसके बुक्स में? कंसाइनर के बुक्स। कंसाइनर सारा पैसा लेगा। कंसाइनर 1 लाख रुपए अगर उधार बिका है तो वो 1 लाख रुपए कलेक्ट करेगा। भाई हमें बैड डेट के लॉस से कोई लेना देना नहीं है, हम तुमको इसी के लिए तो एडिशनल कमीशन, डेल क्रेडिट कमीशन अलाउ कर। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर डेल क्रेडिट कमीशन अलाउ होता है तो उस केस में बैड डेट के लॉस से कंसाइनर को कोई मतलब नहीं है, सर बैड डेट का लॉस कंसाइनर के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। ये एक डिफरेंस है, जो मेजर डिफरेंस है, जो आपको ध्यान में रखना है कि डेल क्रेडिट कमीशन क्यों अलाउ होता है, सर ताकि कलेक्शन फ्रॉम डेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर चली जाए? कंसाइनी के ऊपर। कंसाइनर को बैड डेट लॉस से कोई लेना देना नहीं है, कंसाइनर सारा पैसा कंसाइनी से कलेक्ट करे, और इसके लिए वो एडिशनल कमीशन दे रहा है, दैट इज कॉल्ड डेल क्रेडिट कमीशन। बस इतना। सर अगर क्वेश्चन में डेल क्रेडिट कमीशन 2% है और किस पे स्पेसिफाई नहीं कर रहा तो टोटल सेल पे लेंगे, अगर स्पेसिफाई किया है कि क्रेडिट सेल पे लो तो क्रेडिट सेल पे ले लेना, बस इतनी सी बात, ध्यान रखिएगा। चलिए तो ये भी पॉइंट अपने को क्लियर है। मैं अभी आपके साथ सिर्फ और सिर्फ कमीशन का डिस्कशन करूंगा। थर्ड हमारे पास ओवर राइडिंग कमीशन आ रहा है। सर नाम से ही पता चल रहा है ओवर राइडिंग, मतलब अगेन एक्स्ट्रा कमीशन अलाउ कर रहे हैं, अगेन दिस इज एडिशनल कमीशन अलाउ किया जाता है। सर ये वाला कमीशन क्यों अलाउ होता है ओवर राइडिंग? बच्चा सुनना, कंसाइनर मान लीजिए कंसाइनी को बोल रहा है कि सुनो, मैं तुम्हें जो सामान भेज रहा हूं, तुम्हें उस सामान को 120 रुपए या उससे ज्यादा में बेचना है, 120 रुपए या उससे ज्यादा में बेचना है। सर मान लीजिए ये सामान खरीदा था 100 में और गुड सेंड कर रहा है सर 120 पे, से मतलब कॉस्ट से ज्यादा पे सेंड कर रहा है। बच्चा जब कॉस्ट से ज्यादा पे सेंड करता है, जितने ज्यादा से सेंड कर रहा है, सर 20 रुपीज से ज्यादा सेंड कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं गुड सेंट एट इनवॉइस प्राइस, आईपी। आएंगे उस पर भी आएंगे, हमारा पार्ट 5 में उस पर डिस्कशन होगा। सर मतलब कॉस्ट 100 का था और कंसाइनर क्या कर रहा है, कुछ प्राइस बढ़ा के भेज रहा है, 120 पे सेंड किया है, दिस इज कॉल्ड इनवॉइस प्राइस। इसमें 20 रुपए का लोड छुपा हुआ है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। सर ऐसा क्यों करता है? ताकि कंसाइनर को लॉस ना हो,
कंसाइनर को लॉस ना हो। सर 120 या उससे ज्यादा में बेचो, तुम 120 में भी बेचोगे फिर भी मुझे 20 रुपए का प्रॉफिट होने वाला। तो सर 120 इनवॉइस प्राइस पे सेंड किया। अब कंसाइनी ने क्या किया समझना, कंसाइनी, सर कंसाइनर क्या कहता है कि तुमको मैं एडिशनल कमीशन दूंगा, एडिशनल कमीशन दूंगा, मान लीजिए 2% एडिशनल कमीशन दूंगा अगर तुम इस गुड्स को और ज्यादा कीमत में बेचो। सर मतलब पहले तो वो 120 में भेज रहा है और वो कह रहा है कि अगर तुम 120 से ज्यादा में सेल करोगे तो मैं तुम्हें एडिशनल कमीशन दूंगा, एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा, एंड दैट इज कॉल्ड ओवरराइडिंग कमीशन। सर मान लीजिए कंसाइनी 150 रुपए में सेल कर देता है, दिस इज सेलिंग प्राइस, 150 में बेच देता है। गुड्स का कॉस्ट कितना था बच्चा 100, सेंड कितने पे किया 120, और सेल कितने में हो रहा है, दिस इज एक्चुअल सेलिंग प्राइस 150। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना आईपीएसपी का, इसको हम लोग कहते हैं सरप्लस, इसको हम लोग कहते हैं सरप्लस। सर सरप्लस, हाँ बच्चा एक्चुअल में वो सेल कितने का कर रहा है 150, जबकि स्पेसिफाइड प्राइस कितना था, उसको बोला कितना गया था, इनवॉइस प्राइस कितना बोला गया था 120, तो कितना ज्यादा कमा के दे रहा है आप खुद सोचो, 30 रुपए ज्यादा कमा के दे रहा है भाई। तो उस 30 रुपए जो ज्यादा कमा के दे रहा है हमें उसको एडिशनल लालच देना चाहिए। नहीं देंगे तो वो क्या करेगा, साइड से बेच देगा, पॉकेट में पैसा रख लेगा और हमको बोलेगा, कंसाइनर को बोलेगा 120 में बिका है। ऐसा भी कर सकता, तो हमें एडिशनल कमीशन देना पड़ता है कि भाई तुम एक्सेस सेल प्राइस पे बेचो ताकि हमें हायर प्रॉफिट मार्जिन, और हम तुमको उसमें एडिशनल शेयर देंगे, हिस्सा देंगे, कमीशन के फॉर्म में हम तुमको शेयर देंगे। तो सर 30 रुपए का सरप्लस होगा, 30 रुपीज का सरप्लस होगा, और मान लीजिए 2% अगर कमीशन कहता है कि सरप्लस में मिलेगा, इसी सरप्लस को कैसे कहेगा, एक्सेस रियलाइज्ड, एक्सेस रियलाइज्ड ओवर इनवॉइस प्राइस। इस तरह का आपको लैंग्वेज यूज करेगा क्वेश्चन कि भाई आपको 2% कमीशन देना है ऑन एक्सेस अमाउंट रियलाइज ओवर इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस से जितना ज्यादा सेल किया है, जितना ज्यादा प्रॉफिट कमा के दिया है, हम उस पे मान लीजिए 2% ही 20% करते हैं, नॉर्मली ये ज्यादा होता है, 20% कमीशन देंगे, ओवरराइडिंग कमीशन। तो अब देखो आप ओवरराइडिंग कमीशन कितना आएगा, सर 20% सरप्लस का, जितना ज्यादा कमा के दे रहा है, ज्यादा कमाने का कैसे निकालेंगे, तो सर जितना में एक्चुअल सेल किया है और जितना स्पेसिफाइड प्राइस था, इनवॉइस प्राइस था, उसमें आप डिफरेंस देख लो, 30 रुपए ज्यादा कमा के दे रहा है, तो 30 रुपए का 20%, देयरफॉर ओवरराइडिंग कमीशन, ओवरराइडिंग कमीशन इज इक्वल टू लेट्स से 20%, जो भी परसेंटेज ऑफ सरप्लस, ऑफ सरप्लस। और सरप्लस आपका कैसे निकला, तो ये ध्यान रखना, एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस इनवॉइस प्राइस। तो सर हमारा कितना आ गया, आप मान लो 150 हमारा पर यूनिट था, 120, तो 30 रुपीज का सरप्लस आ गया, 30 रुपए का सरप्लस। अब बच्चा मान लीजिए उसने 1000 यूनिट सेल कर दिया, 1000 यूनिट सेल कर दिया, तो 30 रुपए का सरप्लस एक यूनिट पे, दिस इज पर यूनिट, मल्टीप्लाइड बाई 1000 यूनिट, मल्टीप्लाइड बाई 1000 यूनिट्स। सर उसने 1000 यूनिट सोल्ड कर दिया, तो टोटल सरप्लस अगर मैं बात करूं 1000 यूनिट पे सरप्लस की, तो आप देखो कितना सरप्लस आता है, 1000 यूनिट पे, सर एक यूनिट पे 30 का सरप्लस, तो 1000 यूनिट पे 30,000 का सरप्लस, तो 30,000 का 20%, 6,000, दिस इज माई ओवर राइडिंग कमीशन। कैसे निकाला ओवर राइडिंग कमीशन, सर ओवर राइडिंग कमीशन एक्स्ट्रा कमीशन होता है जो अलाउ किया जाता है हायर प्रॉफिट मार्जिन अर्न करने के लिए कंसाइनर के द्वारा। सर नॉर्मली वो सरप्लस पे अलाउ किया जाता है, अगर सरप्लस ना दे तो अगेन सर अगर क्वेश्चन में कभी भी नहीं देता तो हम अज्यूम करते हैं टोटल से, लेकिन जनरली आपको स्पेसिफाई करेगा। सर सरप्लस की जगह क्या वर्ड यूज करेगा, एक्सेस अमाउंट रियलाइज्ड ओवर इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस से जितना ज्यादा कमाया, सर वही हमारा सरप्लस है, और सरप्लस पे हम सर्टेन परसेंटेज कमीशन दे देंगे, दैट इज ओवरराइडिंग कमीशन। तो कमीशन तीन तरह के, कौन कौन से फटाफट से बताओ। सर कमीशन तीन तरह के, कौन कौन से, ऑर्डिनरी कमीशन, डेलक्रेटर कमीशन और ओवरराइडिंग कमीशन। ऑर्डिनरी कमीशन या जनरल कमीशन क्या होता है, जो आपको जनरली अलाउ करना पड़ेगा, आपको टोटल सेल्स पे अलाउ हो जाता है। सेकंड आपका आता है सर, सेकंड डेलक्रेटर कमीशन, जो हम बैड डेट के लॉस को ट्रांसफर करने के लिए, सर कलेक्शन फ्रॉम डेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफर करने के लिए अलाउ करते हैं। वहां पे कंसाइनर को सर डेटर बैड डेट के लॉस से कोई मतलब नहीं होता, सारा पैसा कंसाइनी से कलेक्ट करना। और थर्ड ओवरराइडिंग कमीशन, सर हायर मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन अर्न करने के लिए हम एडिशनल कमीशन देते हैं, दैट इज कॉल्ड ओवरराइडिंग कमीशन। कैसे निकालते हैं, सरप्लस में निकालते हैं। सर सरप्लस कैसे निकलता है, तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस इनवॉइस प्राइस। तो ये सारा कैलकुलेशन है। मैं आपके साथ एक क्वेश्चन करूंगा,
इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का, जिसमें आपको कुछ डेलकेडर कमीशन का उसमें ट्रीटमेंट आएगा। ठीक है बच्चा, चलो फटाफट से एक क्वेश्चन करते हैं, ध्यान दो। ये आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन 4 है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 4 है, तो आप भी अपने बुक से निकाल लेना और वहां से पढ़ लेना। चलो देखो, A of Agra sent on consignment goods valued ₹1 lakh to B of Mumbai on 1st March 2019। सर A आगरा का सेंड किया है, तो ये कौन होगा? कंसाइनर। किसको सेंड किया है? बी को सेंड किया है, ये कौन होगा? कंसाइनर। फर्स्ट आपको पार्टी हमेशा देख लेना चाहिए कि कौन सा कंसाइनर है, कौन सा कंसाइनर। ही इनकर्ड, सर ही किसके लिए आया है? कंसाइनर के लिए। आपको याद है ना कहानी, कंसाइनर गुड्स भेजेगा, फिर कुछ खर्चा कंसाइनर पेड करेगा, कुछ खर्चा कंसाइनी पेड करेगा, गुड्स कंसाइनी के गोडाउन में चला जाएगा, फिर कंसाइनी सेल करेगा, पैसा कलेक्ट करेगा, फिर वापस करेगा, कमीशन कमीशन एडवांस कुछ भी है तो नेट ऑफ डिडक्ट करेगा। देखिए, कंसाइनर इनकर द एक्सपेंडिचर ऑफ 12,000 ऑन फ्रेट एंड इंश्योरेंस। ठीक है सर, खर्चा हुआ। एज अकाउंटिंग ईयर क्लोजेस ऑन 31 दिसंबर। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है अकाउंटिंग पीरियड 31 दिसंबर। बी वाज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन ग्रॉस सेल्स। बच्चा ये कौन सा कमीशन है? ऑर्डिनरी कमीशन, जनरल कमीशन। प्लस प्लस प्लस, सर हम एडिशनल कमीशन भी दे रहे हैं क्या? हाँ, कौन सा कमीशन दे रहे हैं? देखो, डेल क्रेडिट कमीशन ऑफ 3%, सर 3% डेल क्रेडिट कमीशन दे, और कहीं पे भी स्पेसिफाई नहीं किया है ये 3% किसका? क्रेडिट सेल का क्या? नहीं सर, कोई स्पेसिफाई नहीं किया है, तो हमें अज्यूम करना पड़ेगा बच्चा कि ये 3% टोटल सेल का अलाउ किया जाएगा। सर मतलब कुल मिला के 8% उसको टोटल कमीशन जाएगा, 5% ऑर्डिनरी एंड 3% जनरल, 3% डेल कमीशन। बी टुक डिलीवरी on the of the consignment by incurring expenses of 3,000 for goods consigned। अब कंसाइनी ने 3,000 का खर्चा कर लिया। On 31st December 2019, B informed on phone that he had sold all the goods for 1,50,000। सारा गुड्स 150 में बेच दिया। By incurring selling expenses कितना हुआ है? 2,000। He further informed that only 148 had been realized and the rest was considered irrecoverable। हमें क्या मतलब irrecoverable से? कंसाइनर को क्या मतलब? भाई हम तुमको डेल क्रेडिट कमीशन दे रहे हैं, तुम रिकवर करो नहीं रिकवर करो वो तुम्हारा टेंशन है, हम तो तुमसे 1,50,000 लेंगे। तुमने 1,50 में बेचा है, हम तुमसे 1,50 कलेक्ट करेंगे। सर अगर कोई बैड डेट का लॉस हो रहा है, इरिकवरेबल मतलब बच्चा बैड डेट का लॉस, अगर कोई बैड डेट का लॉस हो रहा है तो हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम तो 150 कलेक्ट करेंगे, बिकॉज वी आर अलाउइंग, कंसाइनर इज अलाउइंग डेल क्रेडिट कमीशन and would be sending the check in a day or so for the amount due along with the account sale। फोन पे बता दिया और कह रहा है कि एक दिन में, एक आध दिन में आपको भेज दूंगा। सर फोन पे बता दिया मतलब इसी अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड होगा। On 5th January 2020, A received the check for the amount due from B। सर 5 जनवरी को ए कंसाइनर को चेक मिल गया, कंसाइनर चेक को बजाया, बैंक चार्जेस का खर्चा 260 रुपए आ गया। The amount was credited by the bank on 9th January। सर बैंक ने उसका पेमेंट 9 जनवरी को क्रेडिट कर दिया अकाउंट में। हम लोग तो 5 जनवरी को अपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे। आपको भी पता है, आपने बीआरएस पढ़ रखा है कि हम जिस दिन प्रेजेंट करते हैं हम अपने कैश बुक में उसी दिन रिकॉर्ड कर लेंगे। राइट अप द कंसाइनमेंट अकाउंट फाइंडिंग आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑन द कंसाइनमेंट। आपसे बोला कि कंसाइनमेंट अकाउंट बताओ ताकि प्रॉफिट लॉस पता चल सके। बी का अकाउंट बनाओ, दैट इज कंसाइनी अकाउंट। सर बी मींस कंसाइनी अकाउंट। फिर कहता है प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट बनाओ। बच्चा ये क्या है प्रोविजन फॉर एक्सपेंस? सर प्रोविजन फॉर एक्सपेंस हम लोग यहाँ पे बैंक एक्सपेंस के लिए, बैंक चार्जेस के लिए क्रिएट करेंगे। अपने को पता चल चुका है करेंट अकाउंटिंग पीरियड में कि अपने को खर्चा होगा, तो हम लोग वहां पे प्रोविजन रिकॉर्ड कर देंगे, क्योंकि चेक आएगा और चेक आप डिपॉजिट करोगे तो कुछ बैंक चार्जेस कलेक्ट होगा, फिर कुछ बैंक चार्जेस वो डेबिटेड करेंगे, काटेंगे, तो वो हमें पहले से पता चल चुका है, तो हम इसके लिए प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे। मैं भी बता दूंगा कैसे होगा। और फिर क्या कहता है, एंड बैंक अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस अप टू रिसीप्ट एंड कलेक्शन ऑफ द चेक। आपको कब तक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना है? अप टू रिसीप्ट एंड कलेक्शन ऑफ द चेक, मतलब 5 जनवरी तक रिकॉर्ड करना है।
मतलब सिंपल सा कहानी है सर, ए ने गुड्स भेजा है, किसको भेजा है, बी को भेजा है, बी गुड्स को कलेक्ट कर लिया है, कुछ कमीशन की बात चल रही है, दिलकड़े कमीशन भी अलाउ करेंगे। बी कहता है हमने 150 का बेचा है लेकिन 148 कलेक्ट हुआ है, 2000 का बैड डेट्स हो गया है, उस बैड डेट्स के लॉस से कंसाइनर को कोई मतलब नहीं है क्योंकि कंसाइनर ने दिलकड़े कमीशन अलाउ किया। फिर कहता है कि चेक आ गया ए के पास, ए ने चेक को जमा किया और 260 रुपए का खर्चा लग गया। आपको कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है, कंसाइनी अकाउंट, ये दो मेन अकाउंट, ये दो मेन अकाउंट। चलो मेरे साथ फटाफट फॉर्मेट ड्रॉ करोगे। जल्दी से मेरे साथ फॉर्मेट ड्रॉ कीजिए। सॉल्यूशन, सर हम लोग लिखते थे इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, और कंसाइनर कौन है आप देख लेना, ए है सर। कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट टू बी अकाउंट, बी इज द एजेंट। थोड़ा स्पीड मेंटेन करना, ठीक है। डेबिट क्रेडिट, सर सबसे पहले गुड सेंट होता था, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, है ना। इससे हमारे कंसाइनर के पास जो स्टॉक है वो घट जाएगा और वो स्टॉक कंसाइनी के गोडाउन में चला जाएगा। सिर्फ प्लेस चेंज हो रहा है, ओनरशिप नहीं, सिर्फ प्लेस चेंज हो रहा है। सर कितने अमाउंट का आप देख लो, अमाउंट 1 लाख का, 1 लाख का अमाउंट चेक कर लो, 1 लाख का। सर फिर रास्ते का खर्च हुआ है, कंसाइनर करेगा तो पेमेंट कर देंगे कैश या बैंक। फ्रेट दोनों एक ही साथ है, फ्रेट एंड इंश्योरेंस 12,000। फिर उसके बाद क्या हुआ है, 12,000 के बाद कंसाइनी, अच्छा कमीशन तो बाद में आएगा सेल के। कंसाइनी ने खर्च किया 3,000 का, 3,000 का ये खर्च है और 2,000 का सेलिंग एक्सपेंस। तो टू वो पैसा हमें कंसाइनी को देना होगा, कंसाइनी टू बी अकाउंट। बच्चा कंसाइनी के भी खर्चा को बियर कौन कर रहा है, कंसाइनर। इट डिपेंड्स अपन एग्रीमेंट, एक्चुअल में बोलूं तो ये एग्रीमेंट पे डिपेंड करेगा कि कौन सा खर्चा कंसाइनर बियर करेगा नहीं करेगा, लेकिन सर इतना हमें क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं करता है। तो हम मान लेते हैं कि सारा खर्चा कंसाइनर बियर कर रहा है। बी अकाउंट आप देख लो कौन कौन से खर्चे आ गए थे, नाम 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 क्या दे रखा है, इनकरिंग एक्सपेंसेस, ठीक है आप लिख लो ना, फ्रेट एक्सपेंसेस 3,000। कुछ दे नहीं रखा है तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सर रास्ते का खर्चा है, ट्रांजिट एक्सपेंस है, या आप कह सकते हो गुड्स को पहुंचाने का खर्चा है। और फिर उसके बाद आपके पास कौन सा खर्चा आ गया, इसके बाद है 2,000 सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस 2,000 सेलिंग एक्सपेंसेस। तो हम लोग यहीं पे लगा लेते हैं सर, एक्सपेंस के लिए कितना पेमेंट जा रहा है, 5,000। और क्या है, और क्या है, चलो उसके बाद आगे देखो सेल्स। सर हमें कंसाइनी से 150 कलेक्ट करना है, हमें 148 नहीं 150 कलेक्ट करना है। तो बाई रेवेन्यू है, इनकम होगा क्रेडिट, कंसाइनी का नाम क्या है, बी अकाउंट। सर हमें 150 कलेक्ट करना है, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ, टोटल सेल का कलेक्ट करना है, कैश प्लस क्रेडिट, आपको समझने की। सर सारा पैसा कंसाइनी से कलेक्ट करना है क्योंकि हम डिलकरेट कमीशन अलाउ करते हैं। चलो उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो आगे 148, ये सब कहानी हमें सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए दे रहा है, इसका कोई यूज नहीं है। आगे क्या कहता है, सेंडिंग चेक सेंड करेगा, ठीक है सर देखते हैं, ए रिसीव चेक, अच्छा 260 रुपए का। सर 31 दिसंबर को ही हमें पता चल गया कि वो चेक भेजेगा, हमें 260 रुपए का खर्च होने वाला है, तो हम आप प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे। सर क्या ये खर्च आपके कंसाइनमेंट में जाएगा, हाँ लिखिएगा, टू प्रोविजन फॉर एक्सपेंस। हम लोग यहाँ पे प्रोविजन चार्ज करेंगे किस बात के लिए सर, बैंक चार्जेस के लिए, बैंक के चार्जेस के लिए कितना प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे, 260। ये खर्च है बच्चा, ये खर्च है अपना 260। और कमीशन, अब बस एक ही चीज बचा है, कमीशन, फटाफट से कमीशन निकालो। ये कमीशन भी किसको देना है, टू बी अकाउंट, कंसाइनी को। दो तरह का कमीशन जाएगा, ऑर्डिनरी कमीशन, ऑर्डिनरी कमीशन कितना परसेंट जाएगा देखते हैं, कौन पहले बताता है, फटाफट से ट्राई करो। सर ऑर्डिनरी कमीशन 5% ऑन ग्रॉस सेल है, तो ग्रॉस सेल आपका 150 है, 150 का 5%, 150 का 5%, दैट मीन 7,500। डिलक्रेडिट कमीशन, डिलक्रेडिट कमीशन, सर ये भी क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है, तो ग्रॉस सेल का ही जाएगा 3%, 150 का 3% आपका कितना हो जाएगा, 4,500, 12,000 का कमीशन जाएगा, बस।
और कुछ है नहीं, आपने गुड्स सेंड किया, रास्ते का खर्चा आ गया, ये एक्सपेंस मैंने बुक कर दिया, कुछ कंसाइनर का, कंसाइनी का, उसके बाद हमने कुछ बैंक चार्जेस का खर्चा दिखाया, कमीशन दिखाया, इधर सेल दिखा दिया। फटाफट से आप बताओ अब कितना हो जाएगा सर? अगर क्रेडिट साइड ज्यादा आया तो प्रॉफिट, डेबिट साइड ज्यादा आया तो लॉस। 150, 150, इधर कितना आ जाएगा 150 सर? 1,12,5,17, 17,12,29, 1,29,260, तो आपका 20,640, 600 नहीं 740, ठीक है। ये आप कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेटर तो हाथ में रहेगा। और ये प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा? पीएल अकाउंट, पीएल अकाउंट प्रॉफिट ट्रांसफर, बैलेंसिंग फी। सर मतलब कंसाइनमेंट से उस एजेंट से प्रॉफिट कितना हो रहा है? 20,740, इसको हम पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। बस दिस इज द कंसाइनमेंट अकाउंट। सर और कौन सा अकाउंट बनाने को बोला है? चलो फटाफट से कंसाइनी अकाउंट बनाओ। कंसाइनी 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 मतलब सर बी अकाउंट हमें बोला है। मैं एक साथ सारा अकाउंट अब बनाऊंगा। बी अकाउंट, हमसे बी अकाउंट मांगा था। और कौन सा अकाउंट मांगा है? सेकंड ये। थर्ड प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट मांगा है, वही बैंक चार्जेस के लिए, बैंक चार्जेस के लिए। और एक आपसे बैंक अकाउंट भी मांगा है, बैंक अकाउंट भी मांगा है। ऐसे बैंक अकाउंट, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस, ये सब छोटा छोटा है, आप कर सकते हो, ठीक है। बी अकाउंट देख लो, कंसाइनी, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट से सीधा सीधा कंसाइनमेंट से बोलूं, अगर जो रिसीवेबल्स होगा बी से लेना होगा तो डेबिट करेंगे, बी से कोई पैसा कलेक्ट हो जाए या बी को कोई पैसा देना है सिंपल, तो क्रेडिट होगा। रिसीवेबल तो डेबिट, पेबल तो क्रेडिट। अब चेक करो फटाफट, कंसाइनमेंट से ही पता चल जाएगा। सर ये 150 अपने को लेना है, तो ये कंसाइनी में डेबिट साइड चला जाएगा। ये 5,000 और ये 12,000 अपने को कंसाइनी को पे करना है, देना है, तो ये किस साइड चलाएगा? क्रेडिट साइड चलाएगा, क्रेडिट साइड। तो देख लीजिए कितना कितना अमाउंट आता है। 2 अपोजिट अकाउंट का नाम क्या हो जाएगा? कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट। सर किस बात का? सेल्स का। 1,50,000 बाई कंसाइनमेंट अकाउंट। मैं दो चीज दिखा देता हूँ, एक्सपेंस का अलग दिखा देता हूँ और बाई कंसाइनमेंट अकाउंट कमीशन का अलग दिखा देता हूँ। तो आप चेक कर लो कितना खर्च था। सर खर्च आपका 5,000 का था और 12,000 का कमीशन था। तो आप चेक कर लो अब नेट रिसीवेबल्स कितना होगा। बचा 150 रिसीवेबल्स है। सर 17,000 अपने को रिसीव हो गया, तो बचा कितना? 1,33,000 रुपए अभी भी लेना बाकी है, तो वो हम कलेक्ट कर लेंगे। यही तो क्वेश्चन कह रहा था सर लास्ट में, यही तो क्वेश्चन कह रहा था। चेक कर लो एक बार कि लास्ट में पैसा सेटल कर देना। तो 133 का बैंक से चेक अपने को कलेक्ट होगा। तो लिख लीजिए आप नेट बैलेंस कितना बचा? 1,50,000, 1,50,000। सर 1,33,000 ये नेट हमें बाई बैंक, इतने का चेक कलेक्ट हो गया बाई बैंक, ठीक है। 130,000 बैलेंसिंग फिगर। और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट फटाफट डाल दें। सर पैसा मिल रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट होगा, है ना। बैंक मिलेगा, बैंक से पैसा मिल रहा है, तो सर इसका मतलब चलिए यहां तक आप कर लीजिए फटाफट। ठीक है चलो, अब प्रोविजन फॉर एक्सपेंस में दिखा दो, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस में दिखा दो। प्रोविजन फॉर एक्सपेंस, सर प्रोविजन फॉर एक्सपेंस में क्या होगा बच्चा समझ लो। यहाँ पे आपको दिखाना होगा 1 जनवरी 2000 कौन सा साल खत्म हो रहा है, चेक कर लो। सर ये साल कौन सा था? 2019 साल खत्म होगा, तो आपने 2019 में एक प्रोविजन रिकॉर्ड किया होगा, उसका बैलेंसिंग फिगर कैरी फॉरवर्ड होगा। सर प्रोविजन का बैलेंस क्रेडिट होता है 1 जनवरी 2020 बाई बैलेंस बीडी। आपने 260 रुपए बैंक चार्जेस के लिए प्रोविजन रिकॉर्ड किया, 260 रुपए। और फिर और फिर 260 रुपए ओपनिंग बैलेंस होगा। और फिर इसका आप देख लो बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस को आप क्या करोगे? बैंक चार्जेस से 5 जनवरी को आपको बैंक चार्जेस आएगा, उससे एडजस्ट कर लो टू बैंक चार्जेस। सर कितने का बैंक चार्जेस आया? 260 का। ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। मतलब सिंपल है, पिछले साल आपने जो खर्च को रिकॉर्ड किया था उसके अगेंस्ट प्रोविजन प्रोविजन बुक किया था, वो प्रोविजन कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 260 का। और इस साल हम बैंक चार्जेस को प्रोविजन से एडजस्ट करें। सर बैंक बैलेंस का क्या इफेक्ट आएगा? फटाफट से बैंक को भी क्लोज करो, डेबिट क्रेडिट। आप देख लो बैंक बैलेंस आपका कितने से बढ़ रहा होगा? टू बीज अकाउंट अपोजिट। सर 1,33,000 बी से लेना है,
इसमें 260 रुपए तो बैंक वाले ने बैंक चार्ज काट लिया होगा, बाई बैंक चार्जेस, बाई बैंक चार्जेस। तो सर अभी हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस सीडी बाई बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस कितना रहेगा सर? 1,32,740 रुपए, 1,33,000, 1,33,000। मतलब सिंपल कहानी इतना है कि अपने को 1,33 का चेक मिला, हमने चेक को रिकॉर्ड कर लिया 1,33 पे, बैंक को बढ़ा दिया, कैश बुक को बढ़ा दिया। सर 260 रुपए बैंक ने उसमें से चार्ज काट लिया, तो अभी हमारे बैंक में बैलेंस कितना होगा बच्चा? 1,32,740। अगर मैं बोलूं इस क्वेश्चन में दो अकाउंट, कंसाइनमेंट कंसाइनमेंट कंसाइनी, कंसाइनमेंट कंसाइनी, ये दो अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपने क्वेश्चंस को ध्यान से सॉल्व किया। तो हम लोग सुन लीजिए बच्चे, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इन्वेंट्री वैल्यूएशन के बारे में डिस्कस करें। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके साथ इन्वेंट्री वैल्यूएशन के बारे में डिस्कस करूंगा। अभी तक हम क्या कर रहे थे, जितना गुड्स कंसाइनी के पास आ रहा था कंसाइनी सारा सेल कर दे रहा था। सर मतलब जितना कंसाइनमेंट में सेंड किया जा रहा था कंसाइनी सारा सेल कर दे रहा था, मतलब कंसाइनी के गोडाउन में कोई भी स्टॉक नहीं बच रहा। सीधा सीधा हम खर्च को दिखाते थे सर, इनकम को रेवेन्यू को दिखा दिया सेल का और डिफरेंस निकाल लिया, प्रॉफिट लॉस आ गया। लेकिन नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके साथ इन्वेंट्री वैल्यूएशन करूंगा, जहां पे ऐसा भी हो सकता ना कि कंसाइनी के गोडाउन में कुछ स्टॉक अवेलेबल रह गया, कुछ स्टॉक पड़ा रह गया, वो बिका नहीं, तो उस केस में हम कैसे कंसाइनमेंट में प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मतलब सर नेक्स्ट पार्ट में इन्वेंट्री वैल्यूएशन और फिर हम लोग कंसाइनमेंट के प्रॉफिट लॉस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो चीज पे डिस्कस करेंगे। होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, और आप जितने भी बच्चे हैं आपके पास फॉरवर्ड कीजिए कि उन तक पहुंचे, उन तक हेल्प। थैंक यू सो मच।